Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Morning, sir. Good morning. So this is exercise 11.2 introductory part का भी second part. First part में क्या क्या cover किया? Let us first recall that. First part में अपन ने basically line in a space को introduce किया. Line in a space को introduce किया. अब मैथ्स में किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है उसके एट्रीब्यूट्स बताना. हमने क्या बता दी? लाइन की इक्वेशन बता दी. क्या बता दी? इक्वेशन बता दी. दो केसेस बताए. एक केस तो ये था जिसमें वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, ये इक्वेशन लाइन की बता दी. और दूसरा केस क्या बता दिया? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन बताने के लिए हमने ये भी बता दिया. ये कर दिया हमने डायरेक्शन बताने के लिए, राइट. तो ये दो फॉर्म्स हैं, मतलब दो इक्वेशंस एक ही तरह की बनती है, मतलब दो केसेस हैं भाई. ये केस कब है? जब हमको एक पॉइंट गिवन हो जहां से वो पास हो रही है और एक वेक्टर गिवन हो जिसके वो पैरेलल हो. ये केस कौन सा है? जब हमको एक पॉइंट गिवन हो और नहीं, हमको दो पॉइंट गिवन हो, सॉरी, हमको क्या गिवन हो? दो पॉइंट गिवन हो. तो हम क्या करेंगे? एक कोई भी पॉइंट तो यहाँ यूज कर लेंगे इसकी जगह, जैसे ये यूज करते थे, और डायरेक्शन के लिए हम उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लेंगे. तो उससे अपने को क्या मिल जाएगी? जो डायरेक्शन वहां पे सीधी सीधी गिवन थी, हम निकाल रहे हैं एक तरीके से डायरेक्शन, बस, है ना. तो ये हमने कल सीखा, मतलब लास्ट केस में. और इससे अपन लाइन रिप्रेजेंट कर पाए. अब से अगर आपको कोई भी इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दिखाई दे तो आप क्या कहोगे? देखो लाइन दिख रही है. क्या कहोगे आप? क्या दिख रही है? वो लाइन दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाई दे यार, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप. तो इस चीज को आप क्या कहोगे? ये क्या है? इट इज ए लाइन. ये स्पेस के अंदर लाइन है, 3D में लाइन है. 3D में लाइन को ऐसे ही लिखना है. कोई कहे क्या, ये क्या लिख दिया तूने, ये टेढ़ा मेढ़ा. बोला ये लाइन है, तेरे को दिख नहीं रही है. 3D में लाइन ऐसी ही दिखती है, तेरे को पता नहीं है, ठीक है. अब वो इससे बन के आई. कोई कहे सर इससे बन के आई, इससे बन के आई, कैसे पता चले? क्यों पता कर रहा है? क्यों पता कर रहा है भाई किससे बन के आई? जब बनानी हो तब सोचना ना, ये तो भाई क्या क्या गिवन है, बन गई ना, बनी बनाई दे दी ना. अब किससे बन के आई आपको क्या मतलब? कुल मिला के ये लाइन है. ओके, ठीक है. अब इस पार्ट 2 में, इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.2 में हम बेसिकली तीन चीजें कवर करेंगे. एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब आज अपने को क्या कवर करना है इस वीडियो में? एंगल बिटवीन टू लाइंस और डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. जब भी अपन डिस्टेंस बिटवीन कहते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट होता है, राइट. एंड शॉर्टेस्ट जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होता है. शॉर्टेस्ट जो होता है ना, वो ना हॉरिजॉन्टल, दो चीजों के बीच में. जैसे मैंने कहा कि मेरे उस दीवार के बीच में दूरी बताओ, तो मेरे उस दीवार के बीच में दूरी ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है. दीवार को और लंबी करो, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी. लेकिन मैं कौन सी दूरी की बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली ये वाली दूरी की बात कर रहा हूँ जो सीधी है, परपेंडिकुलर. डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये बाय डिफॉल्ट मानी जाती है चीजें, ठीक है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. अब बात करेंगे कि दो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं. तो दो लाइंस तीन तरह की हो सकती हैं. कितनी तरीके की हो सकती है? एक तो हो सकती है इंटरसेक्टिंग, और दो हो सकती है नॉन इंटरसेक्टिंग. और नॉन इंटरसेक्टिंग में भी फिर दो तरह की होती है, एक होती है स्क्यू और एक होती है पैरेलल, ठीक है. अब ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में छोटी से छोटी दूरी क्या होगी? जीरो. इंटरसेक्ट ही हो गई ना, तो छोटी से छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जीरो. तो ये केस तो अंडरस्टूड है कि पढ़ना नहीं है. पढ़ना क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो इन शॉर्ट तीन कॉन्सेप्ट: एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ऑल्दो मैं आपको शॉर्ट में इसका डेरिवेशन बताऊंगा, फॉर्मूला तो बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, बट आई विल सजेस्ट कि अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो डेप्थ में मत जाना. क्वेश्चंस रखे रखाए आएंगे 3D में, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. बट ये कि डेरिवेशन करते हैं ना तो फॉर्मूला थोड़ा याद हो जाता है, बताएंगे, ऐसी बात नहीं है. लेकिन देखो, एक तो होता है डेरिवेशन, डेरिवेशन के अंदर भी कुछ चीजों का डेरिवेशन होता है, तो उतना अंदर नहीं जाएंगे, उतना अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है. क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस इन ए स्पेस. द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस. स्पेस के अंदर दो लाइंस हैं, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह रहा हूँ कि स्पेस के बीच में, स्पेस के अंदर दो लाइंस हैं, तो स्पेस के अंदर दो लाइंस होंगी कैसी कैसी? नाम रख देता हूं मैं L1 और L2. नाम रख देता हूं मैं L1 और L2.
दिखाई कैसी देंगी, अभी अभी बताया मैंने। दिखाई कैसी देंगी, अभी अभी बताया मैंने। वेक्टर आर इक्वल टू, ऐसी दिखाई देती है ना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, ऐसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो अब दो है ना, एक थोड़ी ना है, क्या है, दो। तो दो हैं तो इसको वन, इसको वन, और अगली वाली जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसको टू और इसको भी टू। अच्छा, लेमडा भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लेमडा तो उसका मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने वाला, भाई उस लाइन और उसके पैरेलल वेक्टर को एडजस्ट करने वाला पार्ट था लेमडा। जरूरी थोड़ा ना कि वही पार्ट इसको भी एडजस्ट करे। इसलिए यहाँ पे आपको ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्या कर दिया, इसकी जगह मैंने म्यू कर दिया। ठीक है, तो दो लाइंस अगर स्पेस के अंदर है, कोई सबसे पहली चीज तो माइंड में आनी चाहिए, अगर दो लाइंस स्पेस के अंदर है तो कैसी दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देंगी। कैसी दिखाई देंगी, ऐसे। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी वन, और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी टू। ठीक है, ये हो गई दो लाइंस, हो गई बेटा। अब बिल्कुल देसी भाषा में बता देता हूँ एक ही बार में, क्योंकि देसी भाषा में चीज समझ में आ जाती है ना, तो विदेशी भाषा में वैसे ही आ जाती है। समझ रहे हो, ठीक है। फिर लिखने की चीज अपन भले बाद में लिख लेंगे, फिर वो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है। ये दो लाइंस लिख ली, लिख ली साहब। लेट अस से ये दो लाइंस है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये दो लाइंस L1, L1 एंड L2। L1 की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 लेमडा टाइम्स वेक्टर B1। इसकी इक्वेशन क्या है, प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर। कोई मुझे बताएगा इस इक्वेशन में A1 वेक्टर और B1 वेक्टर क्या है, क्या है ये A1 वेक्टर एंड B1 वेक्टर। A1 वेक्टर तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B1 वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट अस से इस वेक्टर के पैरेलल में ये वेक्टर बना देता हूं, इस वेक्टर के पैरेलल में ये वेक्टर बना देता हूं, वेक्टर B1 मेरे लिए ये है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन में A2 और B2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A2 तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट है कहीं भी, ये पता नहीं है, ठीक है। मतलब इसका पोजीशन वेक्टर, जैसे ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर, समझ रहे हो। और बना नहीं रहा हूं मैं, फिर कंजस्टेड ज्यादा हो जाएगा, मेन चीज हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और जो वेक्टर B2 है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, तो लेटस से इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कुछ, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूं, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, इस लाइन के नीचे वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ऐसा होगा, होगा क्या। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो क्यों ना इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लूं। समझ आया, इनके पैरेलल वेक्टर्स जो है ना B1 एंड B2, क्या उनके बीच का एंगल इस लाइन के बीच का एंगल नहीं होगा क्या, हर हाल में होगा, पैरेलली तो है। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो वेक्टर अलजेब्रा में सीख लिया, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2। अब यहाँ पे वहां पे A डॉट B होता था, यहाँ पे वेक्टर का नाम B1 डॉट B2 है, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, बस शॉर्ट एंड इजी। दैट मींस दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना हो ना, तो इन भाई साहब का तो कोई रोल ही नहीं है, देख कर अवॉइड कर दो, बुरा लग जाए चाहे से उसको, देख कर अवॉइड कर दो, देखना है केवल इसको, देखना है केवल इसको। ये डायरेक्शन दे रहे हैं, और एंगल का सीधा कनेक्शन डायरेक्शन से होता है, एंगल का सीधा कनेक्शन किससे होता है, डायरेक्शन से होता है। इनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लो, लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा, क्लियर है। और फॉर्मूला भी वैसे लिखाऊंगा, अभी शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, क्या फॉर्मूला था, नहीं है ना तो काम है, कह रहा हूँ लैम्डा और म्यू का कुछ करो, पड़े रहने दो। लैम्डा और म्यू का तो वैसे भी रोल केवल इतना ही था कि इस लाइन और उसके पैरेलल वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करना, कि ये जो लाइन है और उसका जो पैरेलल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का कुछ टाइम्स होगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1.5 टाइम्स जो भी रहा होगा, मुझे क्या मतलब, वो लैम्डा एडजस्ट कर रहा है बस इसको, ठीक है ना। ओके, कॉस थीटा, बोलो क्या करोगे, वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1
मैग्नीट्यूड। अब कोई कहे सर ये भी नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, फिर तो गलती है। ये तो आना चाहिए भाई, ये तो आना चाहिए, है ना। ओके, और इसका भी मॉडुलस ले लेते हैं। क्यों? टू गेट थीटा एज एन एक्यूट एंगल। अगर मॉडुलस नहीं लेंगे तो ये नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा तो थीटा पॉजिटिव ऑप्टिव एंगल बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो अगर आप इसका भी थीटा ले, इसका भी मॉडुलस ले लो, तो फिर जो आपको थीटा मिलेगा वो हर हाल में एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब केवल फॉर्मेलिटी है, नोट करने वाली चीज तो सीख लिया आपने, करते जाओ। ये लाइंस लिख लिया आपने, बस। उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो आपको कहा मैंने उस टाइम की वेक्टर अलजेब्रा समझ लो, 3D तो आधी से ही समझ में आ जाएगी। हाँ जी। नाउ एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस L1 and L2 is given by cos theta equal to B1 dot B2। थोड़ा क्लीन लिख दूं, ये अक्सर सारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं सेव करने के बाद। is given by cos theta equal to vector B1 dot product vector B2 divided by magnitude of vector B1 multiplied by magnitude of vector B2, राइट। और इस पूरे का भी मैं ले लूंगा मॉडुलस, सो दैट मेरा थीटा एक एक्यूट एंगल निकल के आए। दिस इज द फॉर्मूला। कोई कहे नहीं सर से तो कोस थीटा मिला, कोई कहे नहीं सर एंगल थीटा ही चाहिए मुझे, तो निकाल ले भाई इनवर्स करके। अगर थीटा ही चाहिए तो नीचे इनवर्स करके निकाल ले, कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेगा ना। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग, cos inverse of b1 dot b2 divided by modulus of this whole thing। देखो बेटा, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के कोलिनियर होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क है, या तो इसका ये 2 गुना होगा, ये इसका 3 गुना होगा, ये 10 गुना होगा, 5 गुना होगा, 1.5 गुना होगा, कुछ ऐसे ही रहा होगा। इवन लेमडा नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं उल्टी डायरेक्शन के। ठीक है ना। तो अब जब दो लाइंस की बात कर रहे हैं अपन, एक लाइन की बात कर रहे हैं सपोज करो, तो एक लाइन के पास भी जैसे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन था, इसके पास भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का काम ऐसे मान लो कि वो वेक्टर बता रहा है, वो जो पॉइंट है ना, सॉरी, जो उस पर लाया कर रहा है, वो उसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि ओरिजिन से कितना दूर है ये, तो वो उसका एक तरीके से मैग्नीट्यूड बता रहा है। वैसे मैग्नीट्यूड नहीं होता है लाइन का, ऐसे मान लो, थॉट प्रोसेस ऐसे रखो। डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन में इसका एक पैरेलल वेक्टर ले लिया, तो इसका पैरेलल वेक्टर कोई तीसरा चौथा पांचवा पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो अगर अपन सीधा वेक्टर भी रख दें, सीधा ही वही वेक्टर भी रख दें, तो कहना गलत होगा, क्योंकि वो वेक्टर जरूरी थोड़ी ना है कि वो वेक्टर जो है उस लाइन पे लाया कर रहा है, उससे दूर भी लाया कर सकता है ना। तो उस वो कितना दूर है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम से, ये सब एडजस्ट करने के लिए एक लैम्डा। ठीक है ना। आप यूं कहोगे, जिस लाइन की आप बात कर रहे हो और उसके पैरेलल वेक्टर जो है, उस पैरेलल वेक्टर और इस लाइन के बीच का मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए लैम्डा आया है। ठीक है, क्लियर है। ओके, इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं एक बार। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स और मॉडुलस b1 डॉट b2। अब ये सबसे इजी पार्ट था, और वही आपके कट गया, वही आपके कट गया। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखो क्या होगा, b1 डॉट b2 की कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, उसके जो डायरेक्शन वेक्टर्स थे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, और उन्हीं का फिर नीचे मैग्नीट्यूड। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म नहीं लिख सकते क्या, ये लो इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख ली। लेट अस सपोज करो जो b1 वेक्टर था उसकी स्केलर कंपोनेंट फॉर्म जो थी
वो ये थी A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और B2 की थी आपके A2 आई कैप, B2 जे कैप एंड C2 के कैप। तो उनका डॉट प्रोडक्ट, उनके स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम, और फिर इसी का मैग्नीट्यूड, जैसे B1 का मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर का सम का रूट, और फिर B2 का मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। और एक बात आपको कह दूंगा बेटा, एक बात कह दूं आपको, याद रखना, आप सारे फॉर्मूले आई विल सजेस्ट 3D में वेक्टर फॉर्म में याद कर लो। अगर चीज कार्टेशियन या इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है इन केस, तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते क्या? कोई भी इक्वेशन, जैसे सपोज करो मैंने आपको इक्वेशन दे दी एक लाइन की, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या आप इसकी वेक्टर इक्वेशन नहीं बना सकते? कार्टेशियन इक्वेशन बनाइए मैंने, बोलो कैसे बनाओगे? वेक्टर r इक्वल टू a1 b1 c1 क्या होंगे? 3 4 नहीं -4, क्योंकि y प्लस 4 इक्वल टू y माइनस -4 है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 ऐसे होता था ना, 3 -4 एंड 1, तो 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले 271 लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप 7 जे कैप के कैप। तो बना दी ना आपने वेक्टर इक्वेशन, और फिर आप वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला रख दो ना, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन से क्या होता है कि फॉर्मूला डबल हो जाता है। ठीक है, डबल हो जाता है, तो काम तो वही, काम आंसर तो वही आएगा। आंसर तो आप जबरदस्ती दो दो फॉर्मूले याद करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी नहीं कहता कि भैया आप वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाओ या कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, वो तो कहता है निकालो। तो अब मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर कईयों को फिर ये याद होता है, कईयों को ये याद होता है तो आप फिर ये याद कर लो। बट ऐसा होगा नहीं कि कईयों को ये याद होगा, ज्यादातर लोगों को वही याद होगा, क्योंकि पढ़ने में बोलने में छोटा रहता है हमेशा वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला, और कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला पढ़ने में ही लेंदी होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्मूला लिख लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इक्वेशंस को पहले उसमें कन्वर्ट कर लेना और फिर फॉर्मूला वही लगाते हैं। ओके, लिख लो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, क्लियर लिखो। क्लियर लिख देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का सम का रूट। ये तो b1 का मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज्ड। चलें आगे, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब बात करते हैं कि जब लाइंस के बीच के एंगल्स की बात हो गई, लाइंस के बीच के एंगल्स की बात हो गई, तो अच्छा उससे पहले एक चीज और, अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, L1 और L2 के बीच का एंगल निकालना हो, जब अपने को डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, मतलब डायरेक्शन रेशियोस नहीं गिवन है, किसके डायरेक्शन कोसाइंस? उसके वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर है, जो B1 B2 की बात हो रही है ना, B1 B2 के अपने को डायरेक्शन रेशियोस गिवन थे A1 B1 C1, जैसे B1 वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोस क्या गिवन थे A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो फॉर्मूला आपने ये लगा दिया, लेकिन कल को आपको गिवन है आगे, ओके गिवन है कि बेटा ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आप क्या करोगे उस केस में? A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह L1 L2 M1 M2, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस को अपन उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, N1 N2 डिवाइडेड बाय L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1। तो मुझे बताओ ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है, तो केवल और केवल क्या रह जाएगा? ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो फॉर्मूला सीधे यही लगा दो, खत्म, डिनोमिनेटर खत्म, डिनोमिनेटर खत्म। हाँ बोलो।
हाँ होते हैं, लेकिन क्लियर कट गिवन है ना कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। जैसे मैंने आपको कहा 1 2 3, 1 2 3 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आप क्या कहोगे, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। अब आप यहाँ पे वेक्टर के नजरिए से देखो, है ना, मैं कह दिया कि ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है इस वेक्टर के, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो A1 B1 C1 से डिनोट कराओगे। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है, तब आप किससे डिनोट कराओगे, L1 M1 N1। और डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, तो जो भी है वो उसका स्क्वायर का सम 1 पुट अप करोगे। अब डिनोमिनेटर में अपन उसके स्क्वायर के सम का रूट ही तो कर रहे हैं, तो 1 का रूट डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला में केवल ऊपर वाला पोर्शन रह गया। ठीक है, लिख लो छोटा सा, एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, और चाहो तो मत लिखो क्योंकि आपका एंगल वाला पोर्शन कट गया है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी इच्छा है, लिखो तो शॉर्ट में लिख लो। when angle between two how to determine angle between two lines when direction cosines are given। तो लाइन L1 देखो, यहाँ पे ये L का मतलब लाइन है ना, और यहाँ पे L1 का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ उसको, L1। ये मान लो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। मान लो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L1 M1 और N1, और लाइन के ही डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L2 M2 N2। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, देयर आर टू लाइंस, उसके डायरेक्शन कोसाइंस है ये दो, एक के ये हैं दूसरे के ये हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो क्यों फालतू और कुछ सोचना, बस सीधे अपने को ये फॉर्मूला लगा देना जिसमें डिनोमिनेटर पार्ट है ही नहीं। सो एंगल बिटवीन लाइंस L1 and L2 is given by, angle theta between lines L1 and L2 is given by, जो लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1 था ना बेटा, उस B1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। अगर अगर उसने कह दिया कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ अभी, अगर मैंने कह दिया इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो वो डायरेक्शन रेशियोज उस वेक्टर के हैं जिसके पैरेलल की बात हो रही थी, है ना। और अगर मैंने कह दिया इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, तो उस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, अब आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालते हो तो उस पैरेलल वेक्टर की बात करते हो, तो वो जो पैरेलल वेक्टर थे, एक के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, एक के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो वही लगाओगे, A1 A2 B1 B2 वही फॉर्मूला लगाओगे, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड। जब वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा ना, 1 होगा तो नीचे 1 1 कट जाएगा, तो केवल ऊपर वाला यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रह जाएगा, उन दोनों का डॉट। हम्म 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 डायरेक्शन कोसाइंस या तो निकालने पड़े। इसमें तो क्लियर कट ये टॉपिक ही तब है जब आपको क्लियर कट क्वेश्चन में गिवन हो कि ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर आपको नहीं गिवन है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप उसको डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, उसको डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस वो कब बनते हैं, वो तब बनते हैं जब उनके स्क्वायर का सम का रूट 1 हो जाए, मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब वो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर कट अगर अपने को गिवन है तो अपन नीचे वाला पार्ट एलिमिनेट करके केवल इनका डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, इस पार्ट की वैल्यू 1 होती है, L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 1 का रूट और 1 का अलग अलग 1 थोड़ी ना होती है, LMN 1 1 1 थोड़ा ना गिवन है, फिर तो वो डायरेक्शन रेशियोज ही, क्योंकि उनका सम तो 3 हो रहा है, मतलब √3 हो रहा है उनका सम, तो फिर तो वो डायरेक्शन रेशियोज हुए, कोसाइंस नहीं हुए। ठीक है, क्लियर है। हाँ, so angle theta between two lines L1 and L2 in that case will be given by this formula, नोट कर लो फटाफट से। cos theta इक्वल टू मॉडुलस L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2।
इज गिवन बाय। चले आगे, चले आगे बेटा। ओके, अब कुछ नोट्स देखो, जब भी एंगल्स की बात होती है ना, तो ये बात जरूर होती है कि परपेंडिकुलर और पैरेलल, याद है वेक्टर के केस में भी करी थी, जब एंगल की बात करी थी, तो अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे। तो जो बातें अपन ने वेक्टर में करी थी वो की वही बात लाइंस में करेंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कुछ फर्क ही नहीं निकला, फॉर्मूला ही वो लग रहा है। तो फिर वो सारी बातें जो उधर हुई थी वो सारी बातें इधर एज इट इज अप्लाई हो जाती हैं। क्या बातें हुई थी वहां पे कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट, और मतलब उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। या फिर यूं कह सकते हो कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख सकते हो, वो का वही काम सारा यहाँ होगा। दैट मीन्स अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो उनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स है ना b1 b2 लैम्डा के आगे लगे हुए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो नोट्स में पहला नोट है, लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट इज थीटा बिकम्स 90 डिग्री व्हेन ये हो जाए, व्हेन उनके डायरेक्शन रेशियो, जो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स है ना, जैसे लाइन L1 का डायरेक्शन वेक्टर ये है जो लैम्डा के साथ लगा हुआ था, लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर ये है जो म्यू के साथ लगा हुआ था, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, तो मैं कह दूंगा कि लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लिखो जल्दी से। एंगल्स में के केस में अपने को A1 A2 देखना ही नहीं, ठीक है ना। कहीं भी कोई ऐसी चीज आ जाएगी ना इसमें लंबाई निकालो, डिस्टेंस निकालो, फिर उनका रोल है, फिर उनका रोल है। जैसे अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी उसमें उनका रोल है, उसमें इसका भी रोल है, उसमें फिर दोनों का रोल है। ठीक है, लिखो, लाइंस L1 and L2 आर परपेंडिकुलर, आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are said to be perpendicular to each other, that is theta is said to be 90 degree if ये हो जाए, क्या हो जाए, if वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। वही उसी वेक्टर, अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो फिर मैं A1 A2 को देखूंगा ही नहीं, मैं कह दूंगा ये वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। देखो, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब इनके पैरेलल वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लाइंस भी परपेंडिकुलर होंगी। भाई ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन मान लो ऐसे थी, इसका पैरेलल वेक्टर ऐसे, इसका पैरेलल वेक्टर ऐसे, अब ये पैरेलल वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, तो लाइंस भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में करो तो फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो अलग अलग, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हो जाएगा 0। हो गया यहां तक, सेकंड नोट पे चलें, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म तो एक तरीके से ना फॉर्मेलिटी होती है अगली, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि उस पर ध्यान ही मत दिया करो। आपने वेक्टर चैप्टर, तभी मैं कहता हूँ वेक्टर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो, और सारी बातें 3D की वेक्टर फॉर्म में याद करो, और एग्जाम में अगर आ जाता है कोई कार्टेशियन फॉर्म में गलती से, तो आप उसको सीधे सीधे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको एक चीज बताऊं मैं, जब आप वेक्टर फॉर्म से ही पढ़ाई करो सारी, और आप 3D की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो मतलब मैनी क्वेश्चंस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, कार्टेशियन फॉर्म याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्वेश्चन करते करते याद हो जाती है, क्योंकि करोगे ना उसको, अच्छा ये B1 है, ये A1 है, करते करते याद हो जाता है फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म का, वेक्टर का याद कर लो। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट नोट क्या होगा, एक परपेंडिकुलर का नोट हो गया, तो अब एक पैरेलल का नोट होगा। अब लाइंस L1 एंड L2 पैरेलल मानी जाएंगी एक दूसरे के, दैट इज थीटा 0 डिग्री और या फिर 180 डिग्री माना जाएगा, 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों में लाइंस पैरेलल होंगी। कब, जब उनका जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं वो दोनों कोलिनियर हो जाएं, दैट मींस एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सके। ठीक है, lines L1 and L2 are parallel to each other, that is theta is said to be 0 degree or 180 degree if B1 is equals to lambda times B2। ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको खोल के रख देंगे, तो नीचे जो ये रेशियो है ऐसा बन जाएगा।
और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का रेशियो सेम आना चाहिए, कुछ लैम्डा, कुछ नॉन जीरो स्केलर लैम्डा टाइम्स के बराबर आना चाहिए। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। फाइन, क्लियर। यानी दो लाइंस की परपेंडिकुलरिटी या पैरेललिटी की बात की जाए तो उनके जो वो डायरेक्शन वेक्टर्स है ना b1 b2, उनके परपेंडिकुलरिटी और उनके पैरेललिटी की बात कर लो। उनके जो b1 b2 हैं वो परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर, उनके वो पैरेलल तो लाइंस पैरेलल। अब वो दोनों वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर या पैरेलल होंगे, ये वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 तो परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख पाए तो पैरेलल या कोलिनियर भी कहते थे उसको अपन, है ना। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। सो दिस इज इट, एंगल बिटवीन टू लाइंस खत्म होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ टॉपिक, नेक्स्ट फ्रेश पेज से शुरू करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से वीडियो देखेंगे उनके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर दूं मैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन में रिवाइज किया कि जब भी दो लाइंस होती है ना, जब भी दो लाइंस होती है ना, तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि दो लाइंस दो ही तरह की हो सकती हैं, या तो वो होती हैं इंटरसेक्टिंग, या तो हो सकती हैं वो इंटरसेक्टिंग, या फिर वो हो सकती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। और ये कॉन्सेप्ट है 2D का। ये किसका नजरिया है? 2D का। 2D क्या कहता है? या तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग या फिर लाइंस होंगी नॉन इंटरसेक्टिंग। जब वो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो उनको पैरेलल भी कह सकते हो आप। ऐसा कौन कहता है? 2D। ऐसा कौन कहता है? 2D। अब 3D एस्पेक्ट क्या कहता है? वो क्या कहता है कि अगर दो लाइंस है ना, वही वही बात ये कह रहा है कि या तो होगी इंटरसेक्टिंग, क्या होगी? इंटरसेक्टिंग, और या फिर क्या होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग। ये भी वही बात कह रहा है शुरुआत में तो, बट ये एक एक्स्ट्रा बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग में तो ठीक है, भिड़ जाएंगे एक दूसरे से। नॉन इंटरसेक्टिंग में भी दो बातें हो सकती हैं, जरूरी ना हो वो पैरेलल है। तुम कह रहे थे ना पैरेलल है, जरूरी ना हो कि वो, ये पहला केस तो पैरेलल का है ही सही, दूसरा केस नॉन पैरेलल, दूसरा केस नॉन पैरेलल, और इसको कहते हैं स्क्यू लाइंस। यानी कोई कहे स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग में भी नॉन पैरेलल, यानी कि सिंपल सी बात में नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर स्क्यू लाइंस, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर स्क्यू लाइंस। क्योंकि सर ऐसी लाइंस भी होती हैं, देखो ये देखो, ये एक हाथ एक लाइन, एक हाथ एक लाइन, ये पैरेलल नहीं है। ये देखो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। ये यहां से निकल जाएगी, ये यहां से निकल जाएगी। ठीक है, आप कंसीडर करो एक प्लेन यहां से आया, एक प्लेन यहां से आया, पैरेलल तो नहीं है ये, पैरेलल तो ऐसे चलते, पैरेलल तो ऐसे चलते, बट ये भिड़ भी नहीं सकते। ये यहां से निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। सो 3D में ये चीजें होती हैं, अब 2D में नहीं है, वन स्पेस में। तो 3D में क्या होती हैं? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती हैं और पैरेलल भी नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। अब और भी पर्टिकुलरली अलग कॉन्सेप्ट से अगर इसको समझाएंगे स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो दो अलग अलग प्लेन्स पर होती हैं। ये लाइन इस प्लेन पर है, प्लेन कंसीडर करो इसके चारों तरफ ऐसे, एक्स वाई है कोई भी दूसरा प्लेन, और ये लाइन जो है ये इस प्लेन पर है, इसके चारों तरफ एक प्लेन कंसीडर करो। और पर्टिकुलरली बताऊं, ये दीवार दिख रही है, एक प्लेन है, इस पे एक लाइन बना दो, ऐसे बना दो। हाँ ये ट्यूबलाइट, ये दीवार दिख रही है, एक प्लेन है, इस पे ये जो वायर जा रही है ये भी एक लाइन है। ये लाइन और एक वो ट्यूबलाइट, दोनों स्क्यू लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन्स पर हैं, तो ना तो ये भिड़े ना ये पैरेलल हो। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये स्क्यू लाइंस है। ये अपनी डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी ऊपर और नीचे, ये अपनी डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी। अब ये ऐसे जा रही है, ये इसके साइड से ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये इसके साइड से ऐसे जा रही है। तो ये जो है ये इससे भिड़े भी नहीं रही है और ये इसके पैरेलल भी नहीं, क्योंकि पैरेलल तो ऐसे होती। यानी कि पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात सेम प्लेन पर करी जाती है। जब प्लेन ही अलग अलग हो गए तो फिर वो लाइन से स्क्यू लाइंस हो जाती है। तभी तो 2D में स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि प्लेन एक ही था, प्लेन एक ही था, कार्टेशियन प्लेन। 3D में बात ही नहीं करी। अब जब अपन 3D में आ गए तो प्लेन भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये तो स्टैंडर्ड प्लेन है, उसके बीच में करोड़ों लाखों अरबों पता नहीं कितने प्लेन्स घूम रहे हैं स्पेस में, है ना। तो हर एक प्लेन पे लाइंस हैं, पॉइंट्स भी हैं।
तो उनमें अलग अलग प्लेन्स की जब अपन लाइंस ले लेते हैं दैट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइन समझ में तो आया सबको, द लाइंस विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, and in other case we can say the lines which lie on two different planes are called skew lines. Okay, तो ऑब्वियसली ये तो 2D का कॉन्सेप्ट था। अब 3D की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी तो 0 यूनिट्स होगी, नीडलेस टू से, और ना ही पूछेगा वो आपसे। वो क्या पूछेगा, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस और स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस। ठीक है ना, वो कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, या फिर वो क्या कहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सो ये टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो चीजें पढ़नी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। निकाल सकते हो, देखो इस लाइन और उसके बीच की दूरी तो देखनी है। सपोज करो आपको, सुनो मेरी बात, इस तार से उस ट्यूबलाइट को कनेक्ट करना हो, बिजली देनी है उसको, वायर नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे। अब किसी ने यहां से जोड़ी, किसी ने नीचे कट लगा के जोड़ी, किसी ने नीचे कट लगा के, मैंने कहा यार खर्चा ज्यादा करा रहे हो, मिस्त्री को मैंने कहा छोटी से छोटी वायर जोड़नी है तेरे को, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन और उस ट्यूबलाइट के बीच की। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो कॉन्सेप्ट को कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं हम, इसलिए निकाल रहे हैं, जरूरत पड़ती है। चलो ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, कल को जैसे मान लो कोई खंबा है और कोई मान लो बहुत दूर कोई बिजली का पॉइंट है, वहां से आपको वायर कनेक्ट करनी है, और कई बार क्या होता है कि वो वायर्स का खर्चा लैक्स एंड करोड़ में भी होता है। तो बिजनेसमैन आदमी तो हर कुछ सोचता है कि छोटी से छोटी डिस्टेंस से मेरी वायर जानी चाहिए ताकि मेरा कॉस्ट कटिंग हो जाए, मतलब कॉस्ट बचे मेरे कंपनी की। ठीक है ना, तो उस टाइम फिर वो क्या इंजीनियर को बुलाएंगे, भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल। डिस्प्लेसमेंट देखो अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट में तो एक ऑब्जेक्ट उठ के दूसरी जगह जाता है, अभी ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह, ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह, इसके बीच की दूरी नापनी है और छोटी से छोटी नापनी है। यहां से भी दूरी नाप सकते हो, यहां से भी नाप सकते हो, यहां से भी नाप सकते हो, यहां से भी नाप सकते हो, यहां से आपको छोटी से छोटी दूरी नापनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापनी। ठीक है, क्लियर है? ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब उसमें भी पहला टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सब हेडिंग डाल लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और बड़े ध्यान से समझिएगा। फिगर थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, shortest distance between two skew lines. ठीक है, हेडिंग डाल ली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस की। अब देखो आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं, आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो आप इसको स्क्यू लाइंस के नजरिए से देखें, क्योंकि मैं थोड़ा ना हाथ खड़ा करके आपको सिखा सकता हूँ, मेरे को तो ड्रॉ करना पड़ेगा प्लेन पे, स्क्यू लाइंस तो ऐसी हैं। अब मैं थोड़ी ना ऐसे कहूँ बेटा एक लाइन राजा एक लाइन ड्रॉ कर, ऐसे थोड़ा सिखा सकता हूँ, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। और अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, क्या बता एक दो साल में हम तरक्की कर लें और 3D वाले प्रोजेक्टर वगैरह ले आए फिर आपको सिखा दें, देखी जाएगी। अभी तो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, तो मैं आपको 2D में ही ड्रॉ करके सिखाऊंगा। तो मैं 2D में ड्रॉ करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मानो तो सही कि ये स्क्यू लाइंस हैं। कई बच्चे तो कहते हैं नहीं सर आपने तो पैरेलल लाइंस बनाई है। अरे मान ले कि वो स्क्यू है, ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में, ऐसे कंसीडर करो ये दो अलग अलग प्लेन्स की लाइंस हैं। ठीक है, तो ये लाइन L1, ये लाइन L2। भैया लाइन की जो पहचान है वो किससे है, एक तो उसके ऊपर लाए होने वाले एक पॉइंट से और उसके पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन से। तो लेट अस से कि ये उसका पैरेलल वेक्टर है, एक पैरेलल वेक्टर बना देता हूं दोनों का। लेट अस से ये तो इसका पैरेलल वेक्टर है ठीक है, मान लो कि ये पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है B1 है ना लाइन L1 के हिसाब से, और ये इसका पैरेलल वेक्टर है B2, ये इसका पैरेलल वेक्टर है B2। B2 ठीक है, तो ये उसका उस लाइन के पैरेलल वेक्टर था B1, और ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है B2। भाई आपको लाइन देगा तो लाइन के केस में आपको दो ही तो बातें देगा, एक तो उसके ऊपर लाए होने वाले किसी पॉइंट की जानकारी देगा और उसकी डायरेक्शन के हिसाब से एक पैरेलल वेक्टर दे देगा दोनों के। तो कुल मिला के अब आपके पास चार चीजें होंगी, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1 और वेक्टर B2, उसकी मदद से आपको इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है,
तो देखो सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता देता हूं, उतना ही याद करो तो फायदेमंद होगा, हालांकि मैं पूरा बताऊंगा बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो जो समझते हैं अपन, है ना, और इतना ज्यादा रोल है नहीं, कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ, अपन दो वेक्टर के बीच में जब अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते थे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। ये जो वेक्टर आता था ये इससे भी परपेंडिकुलर होता था, इससे भी परपेंडिकुलर होता था, यानी कि इन दोनों के प्लेन का ही परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेते थे, राइट। अब मैंने दो स्क्यू लाइंस के बीच का जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी चाहिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि आपको एक ऐसा लाइन बनानी है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, और वो लाइन कैसे निकलेगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। नहीं निकलेगी, नहीं समझे। मैंने कहा एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, एक तीसरा वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो वो जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा नहीं होगा। अगर ये b1 है, ये b2 है, तो b1 क्रॉस b2 वाला वेक्टर ये होगा नहीं होगा। ये अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, या यूं कहूं कि दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन पर हैं उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, यही सीखा है कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब मैंने कहा, जैसे वो एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा इस ट्यूबलाइट और इस वायर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज क्लिक करेगी कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी लाइन बनेगी वो लाइन इसके भी और उसके भी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब एक ऐसी लाइन जोड़ो आप बीच में जो इसको भी 90 डिग्री पे टच करे और उसको भी 90 डिग्री पे टच करे। आपके पास फुल छूट है, आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपके पास फुल छूट है, उस ट्यूबलाइट पे भी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट चूज करने की आपकी छूट है, आप इस पॉइंट को उससे करो, उससे करो, इस पॉइंट को उससे करो, बट ऐसी लाइन जोड़ो ना जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो, वही शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे छोटी नहीं हो सकती कोई भी डिस्टेंस, राइट। अब परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है इसका और उसका, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके भी परपेंडिकुलर है और उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब है इस b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, क्योंकि डायरेक्शन तो यही दे रहा है भाई, डायरेक्शन तो यही दे रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, b1 क्रॉस b2 कर दिया। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर बना ना a1 वाले वेक्टर और a2 वाले, यानी जो पॉइंट गिवन होता था ना इनके ऊपर, उन दोनों को कनेक्ट करके मैंने एक वेक्टर बना लिया, चाहे से इसको आप a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर कह लो, या फिर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। भाई इसके ऊपर कोई एक पॉइंट था जिसकी जानकारी थी, उस ट्यूबलाइट के ऊपर भी एक पॉइंट था उसकी भी जानकारी थी मुझे, उसको उससे जोड़ के एक वेक्टर बना दिया, चाहे से आप इधर से उधर देख लो, जैसे उधर से इधर देख लो, क्योंकि वैसे भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मॉडुलस लगता है, तो वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो a1 माइनस a2 वेक्टर निकाल लिया। अब आप खुद सोचो, इधर देखो, आपके पास अब दो वेक्टर्स हो गए इस वायर और उसके बीच में, एक वेक्टर तो आपने परपेंडिकुलर जोड़ा और एक वेक्टर आपने जो पॉइंट गिवन था वो जोड़ दिया। मैं एक ही बात में खत्म कर रहा हूं, जो पॉइंट से पॉइंट जोड़ा वो जो वेक्टर बना ना, उसका प्रोजेक्शन उसका प्रोजेक्शन इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे, जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर जोड़ा आपने, ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पॉइंट से पॉइंट जोड़ा ना वो एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर जोड़ा ना वो एक वेक्टर है, उस पॉइंट से पॉइंट जोड़ने वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन, यानी a2 माइनस a1 वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, इस वेक्टर पे निकालना है, और इस वेक्टर का नाम क्या है, b1 क्रॉस b2। दैट मींस a2 माइनस a1 का प्रोजेक्शन b1 क्रॉस b2 पे निकालना है। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर ऑफ अगला, तो यानी कि जो a2 माइनस a1 है वो तो पूरा लेना है, डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। उसका यूनिट वेक्टर कैसे लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप बताओ, फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना, a2 माइनस a1 वाला वेक्टर तो पूरा लेना है और डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, ऊपर तो कर दो आप बढ़िया क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे डिवाइडेड बाय इसी का यूनिट, इसी का मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का
ये तो हो गया इसका यूनिट वेक्टर और ये हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब किसी को समझे कि सर ये प्रोजेक्शन ही क्यों किया, तो उसके लिए फिर डेरिवेशन है, आ जाओ नीचे जितना समझ पाते हो। बाकी अब इतना याद करो ना, इतना याद करो ना, खूब है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तभी तो ये प्रोजेक्शन हुआ। प्रोजेक्शन अपन क्यों करते थे? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि लेट अस से कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो इस लाइन का इसके ऊपर कितनी परछाई आ रही है? ये परछाई ही, ये परछाई तो इसका प्रोजेक्शन है इस पे, ये परछाई तो इसका प्रोजेक्शन है इस पे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, वो उस वेक्टर की परछाई होगी परपेंडिकुलर वेक्टर पे। उस वेक्टर की, किस वेक्टर की? जो a2 माइनस a1 से वेक्टर आ रहा है, उसकी परछाई होगी उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे। वो शॉर्टेस्ट होगी हमेशा, वो शॉर्टेस्ट होगी, उससे छोटी कोई लंबाई नहीं होगी इन दोनों के बीच। ठीक है, समझ आया? चलो ये फिगर बना लिया सबने, बनाओ। आज आपको स्कूल जाना है? कितने बजे? तो आपको यहाँ से कितने बजे जाना है? व्हाट्स द मैक्सिमम टाइम यू कैन स्टे हियर? 7:30? 7:30? अगर आप 8 बजे तक रुको तो मैं 9th की आज छुट्टी कर रहा हूँ, ऐसे भी ऑनलाइन आएंगे वैसे भी हो, और आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ, नहीं तो फिर आपको वीडियो समझना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन। इवनिंग में 2 क्लासेस हैं ऑलरेडी, 8:30 बजती है वैसे ही। 10th भी है ना, अभी तो 10th का भी प्रेशर है, उनका भी कोर्स जो भी बचा हुआ है खत्म करना है। और नहीं तो फिर वीडियो से देखना, वो तो ऑप्शन है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ। और इसको अगर मैं कल समझाऊंगा ना तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी जो आज बैठ रही है। आज जो माहौल बन रहा है ना चलो जितना हो पा रहा है उतना तो करो। सच दैट देयर इक्वेशंस, चलो लिखो, लेट L1 and L2 be two skew lines their equations are such that their equations are vector r such that their equations are vector r equal to a1 vector plus lambda times b1 vector and a2 vector plus mu times vector b2। इस तरीके से लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, राइट? इस तरीके से लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अगर आपको ये गिवन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स लिए S एंड T ऑन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना? नहीं, आप जब 2 लाइंस लीनियर इक्वेशंस बनाते थे 10th में, तो आप एक्स वाई जेड को क्या नीचे x1 y1 z1 और नीचे x2 y2 z2 लेते थे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सीखा है आपने 3rd चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जिसमें एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो आपको 2 इक्वेशंस कैसे मिलती थी? ऐसे मिलती थी, 3x + 4y - 10 = 0 पहली इक्वेशन, दूसरी 5x + 6y + 10 = 0, या ऐसे मिलती थी। ठीक है, तो ये एक्स वाई क्या है? ये वेक्टर आर है, ये आर ही तो वेक्टर, उसमें एक चीज सेम होती थी दोनों में, इसमें ये वेक्टर आर सेम है दोनों में, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होंगी। फिर इसको आप लेते थे a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो उस हिसाब से इधर a1 b1 a2 b2, ठीक है ना? एक कॉमन रिलेशन भी तो चाहिए ना दोनों के बीच में, वो वेक्टर आर पैदा कर रहा है। हाँ जी, ये वेक्टर आर कौन सी लाइन है? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया उस लाइन पे P x y z, उसका पोजीशन वेक्टर है, xi कैप प्लस yz कैप प्लस zk कैप है।
जब आप इसको कार्टेशियन बनाओगे तो ये वेक्टर आर ही है जो एक्स वाई जेड पैदा करके और आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेके देगा। ये वो वेक्टर आर है, ठीक है। ओके, देखो क्या कह रहा है, नाउ टेक 2 पॉइंट्स एस एंड टी ऑन लाइन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली सच दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ एस को तो ले लो वेक्टर A1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी को ले लो वेक्टर A2। यहां तक लिखो, एक बार यहां तक लिखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एस को तो ले लो वेक्टर A1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टी को तो ले लो A2। ये डेरिवेशन चल रहा है ना, कैसे वो फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, हो गया यहां तक। ठीक है, अच्छा, और उन दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स तो b1 b2 है ही सही, है ना। ऑल्सो डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइन L1 L2 आर b1 एंड b2 रिस्पेक्टिवली, वो तो अंडरस्टूड है, ये भी लिख लो। अब आगे क्या करेंगे देखो। ये तो है ही सही, डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस L1 एंड L2 वो तो b1 b2 है ही सही। तो 4 वेक्टर्स आ गए आपके पास। A1 A2 तो उन दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट है जो S और T नाम का, उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, वेक्टर OS एंड वेक्टर OT। और B1 और B2 उन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं दोनों लाइंस के। चलो आगे चलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में PQ वो परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। PQ बी द लेट PQ बी द परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, इस तरीके से कि P को तो मान लो कि लाइन L1 पे लाई कर रही है वो, और Q को मान लो कि Q जो है लाइन L2 पे लाई कर रही है, लाइज ऑन लाइन L2। L2 यहाँ पे मिसिंग है। लेट PQ बी द let PQ be the perpendicular जिसको अपन शॉर्ट में शॉर्टेस्ट भी कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2, लाइंस L1 एंड L2। भाई सिंपल सी बात है, आप उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रहे हो, जैसे मान लो आपने PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ली, तो ऑब्वियसली P और Q उन दोनों लाइंस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे ना, तभी तो वो डिस्टेंस PQ हुई। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो तो लाइन L1 पे लाई कर रहा है, सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L1 एंड पॉइंट Q, आगे शायद वो मिट गया, पॉइंट Q लाइज ऑन लाइन L से नीचे लिखा हुआ है, देखो चलो क्लियर लिख देता हूं, सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L1 एंड पॉइंट Q लाइज ऑन लाइन L2। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब आपके सामने क्या क्या चीजें अभी तक मौजूद है। एक तो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है, एक आपके पास PQ लाइन है, एक आपके पास क्या है PQ लाइन है, और वो PQ लाइन की लंबाई चाहिए बस आपको, वही आपका आंसर है, क्योंकि PQ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और P को हमने मान लिया कि लाइन L1 पे लाई कर रही है और Q को मान लिया लाइन L2। अब जो ये PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा तो PQ परपेंडिकुलर टू L1 भी होगी और PQ परपेंडिकुलर टू L2 भी। लिखो, बिल्कुल एक एक पॉइंट खोल खोल के चल रहे हैं अपन। PQ परपेंडिकुलर L1 भी होगी, PQ परपेंडिकुलर टू L2 भी होगी। जब पिटारा क्या धीरे धीरे खुलता है ना, तो वो अच्छे से समझ आता है। बुक में से देख के, ये सारी बुक की लैंग्वेज है, अभी मैं आपको बता दूंगा, बुक में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है, बट बुक में क्या है, पिटारा एक साथ खुला हुआ रहता है। कहते हैं ना, जैसे खाना बहुत सारा देखते हैं तो देख के पेट भर जाता है, तो वही वाली बात है, खोल लिया, बहुत सारा खाना दिख गया, पेट भर गया, खाने की इच्छा ही नहीं हुई। और धीरे धीरे खिलाए जाओ तो खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, और आइटम अगला आने दो, अगला आने दो, तो खाते जाएंगे।
ठीक है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू L2। अब सुनो, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, लेंथ है PQ, यही तो हमारा टारगेट है, ये PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर अगर मैं PQ को वेक्टर मान लूं तो उसका मैग्नीट्यूड, या तो सिंपली कह दूं डिस्टेंस PQ, या फिर कह दूं PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको डिनोट करा दो लेटर D से। अभी सॉल्यूशन के पर्पस से उसको किससे डिनोट करा दो, लेटर D से। अब आपको D निकालना है, लिखो यहां तक, वी नीड टू फाइंड लेंथ PQ, और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, and let it be D. Let it be D. Let it be D. अब सुनना क्या कहता है, the cross product of direction vectors of line L1 and L2 is also perpendicular to both lines L1 and L2 obviously। जो L1 and L2 के डायरेक्शन वेक्टर्स हैं B1 और B2 जो थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो क्रॉस प्रोडक्ट भी तो लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो। अब वो B1 और B2 के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन L1 और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा। अभी अभी अपन ने एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, कि दो लाइन के अगर डायरेक्शन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जो दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन रखता है, तो वो लाइंस के साथ भी कैसे रिलेशनशिप रखेगा, परपेंडिकुलर। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस L1 एंड L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक लिखो। ये दूसरी बात कह दी मैंने, ये मैंने दूसरी बात कह दी, लिखो लिखो लिखो। हाँ, तो ऊपर जो मैंने L1 L2 लिया, उसमें मैंने लिखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। PQ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो, इन दोनों लाइंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैंने PQ ली है, तो PQ भी L1 के परपेंडिकुलर है और PQ L2 के भी परपेंडिकुलर है, राइट। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि जो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स थे B1 B2, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, तो एक ऐसा वेक्टर बनेगा जो B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी परपेंडिकुलर है। तो B1 L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट जो है L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी B1 क्रॉस B2 विल बी परपेंडिकुलर टू L1 एंड B1 क्रॉस B2 विल बी परपेंडिकुलर टू L2 एज वेल। ठीक है, यहां पे मैं वो लाइन लिख रहा हूं, वहां पे मैंने लाइन लिखी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मैं लाइन लिख रहा हूँ कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ लाइंस L1 and L2 is also perpendicular to both lines L1 and L2 is also perpendicular to, पूरी बात फिर से लिख देते हैं, L1 and L2 is also perpendicular to is also perpendicular to the lines L1 and L2। ये सेकंड बात कह दी, अब इन दोनों बातों को रिलेट करेंगे अपन, इन दोनों बातों क्या करेंगे बच्चे, रिलेट। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं उनका क्रॉस प्रोडक्ट बार बार लिखना पड़ेगा ना मुझे, B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं मान लेता हूं चलो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर एन। मैं मान लेता हूं B1 क्रॉस B2 क्या है, वेक्टर एन। ठीक है, तो वेक्टर एन देखो लिख दिया मैंने, वेक्टर एन इक्वल टू B1 क्रॉस B2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एन कैप कैसे निकालोगे, वेक्टर एन को वेक्टर एन के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो एन कैप का फॉर्मूला बन गया एक तरीके से वेक्टर एन डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, और उसको फिर एक्सपेंड किया तो वेक्टर एन तो वही था B1 क्रॉस B2, और उसका मैग्नीट्यूड ये था, इतना इतना नोट करो। देखो धीरे धीरे पिटारा खुल रहा है तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है ना, ऐसे ही धीरे धीरे खुलने दो, इट टेक्स टाइम, बट ये इस तरीके से जब अपन पढ़ाई करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। दैट इज वेक्टर एन को तो मैंने मान लिया है B1 क्रॉस B2, तो एन कैप हो जाएगा मेरा, फिर से एन कैप हो जाएगा मेरा, सो एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एन, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। इसको और एक्सपेंड करते हैं तो वेक्टर एन क्या है, वेक्टर B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2।
अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, वापस वो एग्जांपल, ये वायर, वो ट्यूबलाइट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हो ना हो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनके क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन है। पैरेलल नहीं कह सकते, 3D में पैरेलल नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसे निकल गए हो सकता है ऐसे निकल गए हो, ठीक है। तो अब इसके आगे की कहानी आप ऐसे ही समझो कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर है उसके ऊपर आपको प्रोजेक्शन बनाना है, उनके जो एक एक पॉइंट था ना, एक एक पॉइंट था ना, उनके वेक्टर का उसके प्रोजेक्शन के ऊपर जब अपन, उसके क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जब अपन प्रोजेक्शन बनाएंगे तब वो PQ निकल के आएगा, तब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ निकल के आएगी। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर एंड N वेक्टर इज सेम, यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों? इक्वेशन 1 क्या कहती है? इक्वेशन 1 क्या कहती है? नहीं, इक्वेशन 1 वो नहीं कहती, इक्वेशन 1 कहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ दोनों के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है N वेक्टर वो भी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो PQ वेक्टर और N वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ ना, 3D में नहीं कह सकते ना बेटा, 3D में नहीं कह सकते ना, पैरेलल वेक्टर्स की बात ही अपन प्लेन पर करते हैं, एक प्लेन पर लाए होने वाले वेक्टर्स, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स, चलो डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों एक साइड जा रही है, दोनों एक साइड जा रही है, और जबकि पैरेलल वेक्टर्स तो यूं भी होते हैं। चलो आप एक बार के लिए कंसीडर कर लो, आपके हिसाब से दोनों पैरेलल हो गए, आपके हिसाब से दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, माइंड में फिट कर लो पहले, लेकिन लिखना सेम ही, ऐसे लिखना कि डायरेक्शन दोनों की सेम है। चलो लिखो 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 लिखो। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ एंड वेक्टर N इज सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, तो वो कोलिनियर होता, तो वो कोलिनियर होता। चलो लिखो एक बार लिखो। now we have got that, now we get that the direction of vector PQ and vector N is same, और ये कहां से मिला मुझे? फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो नीचे देखो, तो सुनो, चलो ठीक है पैरेलल है, चलो ठीक है पैरेलल है ना। अब अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर्स इक्वल तो नहीं कह सकता हूं मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं दोनों वेक्टर इक्वल हैं, बट दोनों के यूनिट वेक्टर तो इक्वल है। देखो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो ऐसे नहीं कह सकता कि ये वेक्टर इक्वल है और ये वेक्टर इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा हो सकता है। इक्वल का मतलब तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है एक यूनिट का, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो तो आपस में इक्वल है, उनका तो मैग्नीट्यूड भी एक एक यूनिट है और डायरेक्शन तो सेम जा ही रही है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर और वेक्टर N का यूनिट वेक्टर सेम है। मार्क इट इक्वेशन नंबर 3, मार्क इट इक्वेशन नंबर 3, दैट इज PQ का मैग्नीट्यूड और PQ का यूनिट वेक्टर एंड N कैप का यूनिट वेक्टर सेम है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लें। चलते हैं आगे, यहां तक हो गया? अब सुनो, अब PQ की लेंथ चाहिए थी आपको, PQ की लेंथ चाहिए थी, और PQ की लेंथ क्या होगी? वो जो ST वेक्टर है ना, फिर वही बात कर रहे हैं अपन, जो पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाला जो वेक्टर था ना, उसका प्रोजेक्शन PQ वेक्टर पे, नहीं उसका प्रोजेक्शन ऑन N वेक्टर पे, वेक्टर N पे, उसका प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर, ये PQ गलत लिखा हुआ है, चलो लिखो यहाँ पे आगे लिखो। नाउ इट इज क्लियर दैट द लेंथ PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ST ऑन वेक्टर PQ, नहीं ऑन वेक्टर N करो उसको, N वेक्टर वही है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है, ठीक है, ऑन वेक्टर N लिखो लिखो लिखो, ऑन वेक्टर N। नाउ इट इज क्लियर दैट लेंथ, हाँ वेक्टर N वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो नाउ इट इज क्लियर दैट लेंथ PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ST, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ST ऑन वेक्टर N, और लेंथ PQ को अपन ने D से डिनोट करवाया था,
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी का इस पे प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन एन वेक्टर पे था, फिर हमने लेकिन पी क्यू वेक्टर क्यों लिखा, एक मिनट। तो बच्चों जो बात अपन शुरू से कर रहे थे उस बात को अब बिल्कुल वापस उसी एंड पे खत्म करते हैं और आपका फॉर्मूला मिल जाएगा कि जो वो पी क्यू लेंथ चाहिए ना आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कुछ नहीं है, उनके वेक्टर जो एक एक पॉइंट गिवन है उस वेक्टर का प्रोजेक्शन उसके क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट को हाल फिलहाल मैंने वेक्टर एन माना हुआ है ताकि वो बार बार लिखना ना पड़े अपने को b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर पे जब अपन प्रोजेक्शन करते हैं तो उस वेक्टर को अगले वेक्टर के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। तो एन वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर और एस टी वेक्टर पूरा वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को सॉल्व कर दिया मैंने, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। अब मैंने दोनों वेक्टर्स को अलग अलग लिख दिया। एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाला वेक्टर था, तो a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर क्या था, उनका क्रॉस प्रोडक्ट था, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन वेक्टर्स था, तो b1 क्रॉस b2 और इसी का मैग्नीट्यूड नीचे ले लिया। अब बिकॉज ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये पूरी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बात मुझे समझ आ रही है कि नीचे वाली चीज तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होगी, अगर गलती से कोई चीज नेगेटिव होगी तो कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी। तो आई विल पुट ए मॉड्यूलस साइन ऑन द न्यूमरेटर साइड ओनली, डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर मॉड्यूलस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, देखो, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2 से, वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट b2 से, और इसके अराउंड में एक मॉडुलस साइन लगा रहा हूं, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 तो मुझे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, आपको वेक्टर बनाना है a2 माइनस a1, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो a2 माइनस a1 करोगे तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से आप वेक्टर बना सकते हो ना। उस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे, उस वेक्टर की जो परछाई पड़ेगी ना, देखो आप थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचो, पॉइंट से पॉइंट मिलाने वाला एक वेक्टर है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कोई वेक्टर है, तो उसकी इस पे जो परछाई पड़ेगी ना, वही इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो इसकी इस पे परछाई डालनी है, तो वो वेक्टर तो पूरा लो जिसकी परछाई डालनी है, वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना, वो तो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर है, वो इससे पता नहीं 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, उससे 30, वो तो टेढ़ा मेढ़ा एंगल है, ठीक है। वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, पर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस तो है बट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। उस पूरी डिस्टेंस की इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे जो परछाई होगी ना, देखो डिस्टेंस भी चाहिए, शॉर्टेस्ट भी चाहिए। डिस्टेंस चाहिए तो a1 माइनस a2 लिया, बट शॉर्टेस्ट चाहिए तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर पे इसकी परछाई ली, तो डिस्टेंस की प्रोजेक्शन शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर पे गई तो वो शॉर्टेस्ट भी हो गई और डिस्टेंस भी हो गई, परपेंडिकुलर भी हो गई और डिस्टेंस भी हो गई। देखो डायग्राम में देखो, देखो ये डिस्टेंस निकालनी है आपको बच्चों, ये डिस्टेंस निकालनी है, राइट। अब 3D में कंसीडर करना, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, जो ये जो टेढ़ा वेक्टर है a2 माइनस a1, ये जो टेढ़ा वेक्टर है इसकी परछाई जब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे निकले, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई वेक्टर है, उसकी लंबाई मुझे नहीं पता, ऐसा कोई वेक्टर है जो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे, इसकी परछाई जब इस पे पड़ेगी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ निकलेगी, ठीक है। तो ये जो ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर था वो तो था वेक्टर n, और ये तो टेढ़ा था। देखो ये दे रहा है डिस्टेंस, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और डिस्टेंस मिलके ये बन गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ ये PQ, ये PQ जो हो गई इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसकी कार्टेशियन फॉर्म अगेन मैंने आपको क्या कहा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो सजेस्ट क्या करूंगा मैं कि आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लिखने के लिए लिख लो, लिखने में क्या जाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में अब आपको पॉइंट S और पॉइंट T जो दिया होगा वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया होगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और जो वेक्टर a1 था हमारा वो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप से खुल गया, वेक्टर a2 था हमारा वो ऐसे खुल गया।
ठीक है, एक बार केवल रीड कर लो। ओके स्टूडेंट, रीड करते हैं फिर से। देखो देखो, जो पॉइंट एस और टी थे वो पॉइंट की कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी, दैट मींस उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1 z1 और पॉइंट टी का x2 y2 z2। तो वेक्टर ए जो था, जो कि पॉइंट एस की पोजीशन वेक्टर थी, उस वेक्टर ए को मैं अगर एक्सपैंड करूं तो कैसे लिखूंगा? अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर पॉइंट टी, जो कि वेक्टर ए टू जिसका पोजीशन वेक्टर था, उस वेक्टर ए टू को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो पॉइंट टी के अगर कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y2 z2 हैं तो उसके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होंगे x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। सिमिलरली ये तो होगा वेक्टर a1 वेक्टर a2। सिमिलरली वेक्टर b1 वेक्टर b2 भी मेरे पास, जो उसके डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर्स जो b1 b2 थे उसके भी अब आपको कुछ नंबर्स चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, मतलब वो वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होंगे। यूं कह सकता हूं भाई, किसी भी वेक्टर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये याद करें। ठीक है ना? तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होंगे। मान लेते हैं इसको कि b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 और इसके a2 b2 c2। तो वेक्टर b कैसे खुल जाएगा अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज या यूं कहूं इसके स्केलर कंपोनेंट्स है तो a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप और b2 खुल जाएगा a2 i कैप b2 j कैप c2। अब आपने फॉर्मूला के अंदर क्या किया है? आपने फॉर्मूला में ये किया है, वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूला में आपने ये किया है, तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, b1 क्रॉस b2 आई कैप जे कैप के कैप ऊपर, इसके स्केलर कंपोनेंट्स सेकेंड रो में, इसके स्केलर कंपोनेंट्स थर्ड रो में। ठीक है साहब। और फिर आपने इसका मैग्नीट्यूड भी किया है। अब आप खुद सोचो, जब आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे, पहली बात तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, b1c2 माइनस b2c1 दिस मच ऑफ आई कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आएगा प्लस, और फिर नीचे माइनस आता है वैसे तो, बट देखो चलो माइनस लगा देता हूं, माइनस, फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा, a1c2 माइनस a2c1 दिस मच ऑफ जे कैप, इस तरीके से आएगा। लेकिन देखो इन्होंने फॉर्मूला के अंदर क्या किया, यहां प्लस कर दिया और इनको एक्सचेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं होगा भाई, तीनों प्लस कर दिए इन्होंने, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, और इसको एक्सचेंज कर दिया, चाहे से आप ना करो तो भी चलेगा। बट कुल मिला के कहने की बात ये कि ये तो एक वेक्टर है, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आई कैप जे कैप के कैप तो हट जाएंगे और इसके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम हो जाएगा, इसके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा दिखाई देगा, इमेजिन करो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इसके स्केलर कंपोनेंट से ये इसका स्क्वायर, फिर दूसरा स्केलर कंपोनेंट है ये इसका स्क्वायर, फिर तीसरा स्केलर कंपोनेंट है ये उसका स्क्वायर का सम का रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। आई कैप जे कैप के कैप हट गए, ये मैग्नीट्यूड एक नंबर है। ठीक है, फिर फॉर्मूला में और क्या था, ये भी था ये भी था और एक ये भी था, पॉइंट से पॉइंट का वेक्टर। तो जब आप इसके स्केलर कंपोनेंट्स मान चुके x2 y2 z2 और इसके स्केलर कंपोनेंट्स मान चुके x1 y1 z1, तो ये वेक्टर कैसा बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब आप खुद इमेजिन करो बच्चों, देखो जी देखो ध्यान से देखना। अब आपके पास फॉर्मूला है ये a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट है b1 क्रॉस b2 से, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो एक बार मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन को तो मैं साइड में पटक रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन तो आप कर लोगे, अभी जैसे निकाला वो डिवाइड कर लोगे। इस पोर्शन को ध्यान से देखें, इस पोर्शन को ध्यान से देखें। देखो a2 माइनस x1, a2 माइनस a1 क्या होगा, x2 माइनस, ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, ये नीचे लिख देता हूं चलो मैं, ये क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज हो जाएगी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो केवल ये वाली चीज है। अब इस पूरी चीज का हो रहा है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ये था आई कैप जे कैप के कैप, और b1 क्रॉस b2 को आपने कैसे एक्सपेंड कर दिया अभी, a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियोस लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वो हो ही जाएगा। मैग्नीट्यूड को एक बार साइड में छोड़ो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वो सोचो। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप से आई कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, जे कैप से जे कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, के कैप से के कैप के कंपोनेंट्स। अगर आप इसको अलग से सॉल्व करो तो इसका आई कैप का कंपोनेंट बता सकता है कोई, इसका आई कैप का कंपोनेंट होगा दिस वन b1c2 माइनस b2c1, ऐसा ही तो होगा b1c2 माइनस b2
C1, this much of I cap, this much of I cap, और इसका I cap का कंपोनेंट है x2 माइनस x1, दैट मींस अल्टीमेटली तो फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x2 माइनस x1 इसके I cap का कंपोनेंट b1 c2 माइनस b2 c1 इसके I cap का कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होना है, यानी x2 माइनस x1 इससे मल्टीप्लाई होना है। सिमिलरली y2 माइनस y1 जो j cap का कंपोनेंट यहां से निकल के आएगा, और z2 माइनस z1 जो k cap का कंपोनेंट। तो जब मल्टीप्लाई होना है तो क्यों ना मैं इस पूरी बात को ऐसे लिख दूं कि ये I cap j cap k cap हटा के यही स्केलर कंपोनेंट्स इधर पुटअप कर दूं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब किसी को तकलीफ, सर इसको इधर क्यों पुटअप कर रहे हो? अरे जब मैं इसको इधर पुटअप कर रहा हूं अभी भी तो ये स्केलर कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अल्टीमेटली भी तो कर रहे हो भाई, अल्टीमेटली भी तो x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय दिस कर रहे हो। और अगर मैं इस पूरे को काट के ऐसे ही लिख दूं, सिंपली केवल ऐसे ही लिख दूं, तो अभी भी तो ये वाला स्केलर कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। तो इसका जो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला बन गया वो कुछ ऐसा बन गया कि एक आप डिटर्मिनेंट निकालो इस तरीके से, जिसमें ऊपर जो आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे और अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वो डॉट प्रोडक्ट का स्केलर कंपोनेंट ही सीधे लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और नीचे वही डायरेक्शन रेशियोस जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो b1 क्रॉस b2, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड तो अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ माइनस आता है जब अपन नेट मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेकंड रो में माइनस आता है। तो बेटा सेकंड रो में जब माइनस आता है तो फिर a1 c2 माइनस a2 c1 होता था, अब इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले मतलब ये इधर आता था ये इधर आता था, तो फिर माइनस का अगर इधर मैं प्लस कर दूं तो अंदर फ्लिप हो जाएगा। तो आप चाहो तो वो काम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, दैट इज इट। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बन गया। अगेन आई एम सेइंग कि अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन है कि हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और हमारा मस्त फॉर्मूला है ना, हमारा मस्त फॉर्मूला है a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला को तो जहन में फिट कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब की बार लाइंस पैरेलल है, अब की बार लाइंस पैरेलल। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो प्लेन पर तो वो पैरेलल होती थी, बट जब वो स्पेस में भी पैरेलल है तो मैं हमेशा कह सकता हूं कि वो दोनों लाइंस एक ही प्लेन पर है। फिर चाहे ऐसे देखो, सपोज करो ये लाइन तो इस प्लेन पर थी, ये लाइन इस प्लेन पर थी, आप कहोगे सर नहीं ये अलग प्लेन पर थी, अलग प्लेन पर थी, लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका एक कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्पेस के अंदर सारी की सारी पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कॉमन प्लेन पे होती हैं, मतलब बनाया तो जा सकता है ना। उन्होंने उस प्लेन को कंसीडर नहीं किया तो क्या बात है, स्पेस में वो प्लेन भी मौजूद तो है, स्पेस में वो प्लेन भी तो मौजूद है जो उन दोनों लाइंस को, पैरेलल लाइंस को कंटेन किए हुआ है। तो ऑलवेज वी विल कंसीडर पैरेलल लाइंस को हम 3D का कॉन्सेप्ट मानेंगे ही नहीं, चाहे से वो स्पेस में है, लेकिन हम तो उसका कॉमन प्लेन बना के उसको 2D का ही कॉन्सेप्ट मानेंगे। यानी कि अभी जो मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा वो भी 2D के हिसाब से बताऊंगा, 3D के हिसाब से बताऊंगा। मस्त रहो आप, ठीक है। चलो चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले तो कुछ बात कर लेते हैं कि देखो जब दो लाइंस पैरेलल हैं, दैट मींस एक लाइन है L1 देख रहे हो आप, एक लाइन है L2, ठीक है। तो लाइन की आपको हमेशा फॉर्म कैसे दी हुई होती है, ऐसे दी हुई होती है, देखो नीचे लिखा हुआ है लेट L1 एंड, बार बार मैं आपको ये फिगर रेफरेंस में बता दूंगा, लेट L1 एंड L2 बी टू पैरेलल लाइंस। देखो ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फिगर ऐसे बना लेता हूँ और फिर बार बार उसको दिखा दूंगा और इसको दिखा दूंगा। दो लाइंस पैरेलल है L1 एंड L2, ठीक है। लाइन की आपको इक्वेशन कैसे गिवन होगी, जैसे पहली लाइन वन की इक्वेशन गिवन होगी वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1। देखो अब देखो डिफरेंस क्या है, पहले तो डिफरेंस की बात करते हैं। पहले जो लाइंस की इक्वेशंस गिवन थी, दो लाइंस की, वो ऐसे गिवन थी, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 वेक्टर r इक्वल टू, और दूसरी की गिवन थी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। बट अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, देखो a1 और a2 तो उनके ऊपर पॉइंट्स थे भाई, ये a1 मान लो, इसमें मैं एक काम करता हूँ, लाइन L1 इसको लेता हूँ और L2 इसको लेता हूँ, नीचे से ऊपर चलेंगे। तो लाइन L1 पे तो पॉइंट A हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ मैं वेक्टर A1, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे पॉइंट B हो गया, और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ मैं वेक्टर A2, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे, जैसे स्क्यू लाइंस में थे इसमें भी होंगे। बट अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन तो सेम हो गई ना। तो फिर मैं b1 b2 क्यों लूं? फिर मैं एक ही कॉमन वेक्टर b बना देता हूं, b1 नहीं, मतलब एक ही कॉमन वेक्टर क्या बना देता हूं, b बना देता हूं। एक ही कॉमन वेक्टर b है मेरे पास, ये b वेक्टर ही इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये b वेक्टर इसकी डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि दोनों वेक्टर सेम लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर ही पैरेलल हैं, दोनों लाइंस ही पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए अपन b1 b2 ना लेंगे, केवल और केवल वेक्टर b ही लेंगे, सिंपली वेक्टर b। कोई b1 नहीं, कोई भी, हाँ लैम्डा और म्यू जरूर लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए भाई ये लाइन और ये लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और वो जो वेक्टर b था उसका मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए लैम्डा, ये लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और ये जो वेक्टर b था इसका एडजस्ट करने के लिए म्यू ले लिया। तो अब की केस में मेरे पास ये दोनों इक्वेशन रहेंगी, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन ये रहेंगी, ये L1 की ले लो और ये L2 की ले लो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो यही लिखा हुआ है, L1 की इक्वेशन हो गई A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 नहीं केवल B, और R2 की मतलब L2 की हो गई वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B। B1 B2 अलग अलग नहीं है, जहां पे वेक्टर A1 एंड A2 आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A एंड B, वही कहा मैंने, वेक्टर A1 और वेक्टर A2 ये तो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट A और B के, और वेक्टर B क्या है, थ्रू विच द लाइंस L1 एंड L2 आर पासिंग, जिससे लाइंस L1 L2 पास हो रही है, ए और बी तो वो पॉइंट्स हैं, और ए वेक्टर A1 और वेक्टर A2 उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। और सिंस लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि लाइंस L1 और L2 एक दूसरे से पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे और सेम होंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन की रेस्पेक्ट में तो वो सेम होंगे, हाँ हो सकता है कि मैग्नीट्यूड की रेस्पेक्ट में वो अलग अलग हो। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई हमने ये लैम्डा और म्यू लगाया है ना मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए, क्यों लगाया? ये लैम्डा और म्यू हमने मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए तो लगाया था, तो इसलिए अपन b1 b2 अलग अलग नहीं लेंगे, क्योंकि वो दोनों इन दोनों की जो डायरेक्शन वेक्टर्स हम सेम मान लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो वो सेम है, और मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए हमने ये लगा ही दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, तो हमने दोनों का डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर बी मान लिया। सो वेक्टर बी इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस, b1 b2 अलग अलग नहीं है, आपकी बार वेक्टर बी डायरेक्शन वेक्टर्स दोनों का है। अब सुनिए, अब मैंने क्या करा, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, तो मैंने क्या करा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन पी पे करा दिया। तो अब मुझे ये डिस्टेंस बीपी निकालनी है, इसको मैंने मान लिया कि ये लेटर डी से मुझे डिस्टेंस बीपी निकालनी है। ठीक है, एक लाइन और कनेक्ट कर ली मैंने, वेक्टर ए बी और बना दिया। ये क्या है बेटा, ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकलेगा, इसकी वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेक्टर बी इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ बोथ द लाइंस L1 एंड L2। अब BP परपेंडिकुलर टू L1 बना दिया, और ये BP ही विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। लेट इट डिनोटेड बाय D। अच्छा, इसको D से डिनोट कर दो, ये D से कर ही दिया अपन ने। कह रहा है कि B से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये BP ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको लेटर D से डिनोट कर दो। ठीक है, BP will be the shortest distance between lines L1 and L2 and let it be denoted by letter D। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि ये क्यू नहीं है, थीटा है बेटा ना, क्यू की तरह दिख रहा है, थीटा। अब मैं मान लेता हूं कि थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड लाइन L1। ये वेक्टर ए बी और ये लाइन L1 के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्या एंगल मान लिया, थीटा। वेक्टर ए बी एंड लाइन L1 के बीच का एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, तो इफ वी आर कंसिडरिंग एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए बी एंड लाइन L1, तो ध्यान से देखो, ये जो पोजीशन, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ये फ्री वेक्टर है, तो ये भी तो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये लाइन L1 का भी तो डायरेक्शन है। तो अगर ये लाइन L1 का डायरेक्शन है, अगर ये लाइन L1 का डायरेक्शन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल वेक्टर ए बी और लाइन L1 का नहीं है, ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी का है। भाई वेक्टर बी को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे फ्री वेक्टर है ना, वेक्टर बी को L1 पे शिफ्ट कर दो, इसके पास में ले आओ, तो मैं कह सकता हूं कि ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो यही लिखा है हमने कि थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन वेक्टर ए बी एंड लाइन L1, और वी कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी के बीच का एंगल मान लिया हमने इसको, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कहता है कि इस वेक्टर ए बी और इस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ।
इस वेक्टर ए बी और इस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अब मैं एक बार के लिए इसको डिलीट करता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वी ऑल नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ होता है कि वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर मैंने दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड एन कैप पे लगेगा और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा ओनली, दिस मच ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ये क्वांटिटी इसके नीचे आ गई, डिवाइड हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम उस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। उस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं मैं, चलता हूं वापस वहीं। देखो इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ट्राइंगल बीपीए, ट्राइंगल बीपीए के अंदर एंगल बीपीए 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको बीपी निकालनी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू से बीपी निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बीपी, बीपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि एबी, बीपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एबी। अब देखो बीपी तो आपको निकालनी है, लेटर से इसको डी लिख देता हूं, ये तो डी तो चाहिए आपको। और जो ए बी है, अगर मैं ए बी को वेक्टर कंसीडर करूं तो ये वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जो ए बी है वो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो यहां से साइन थीटा की एक और वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2। और साइन थीटा की पहली वैल्यू हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली है, इस वेक्टर बी और इस ए बी वेक्टर, इस वेक्टर बी और इस ए बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से अपन ने साइन थीटा की एक वैल्यू और निकाली इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में ये और निकल गई। उन दोनों को इक्वेट कर दो और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। देखो कैसे, यहां से साइन थीटा की वैल्यू तो आई थी अपनी क्रॉस प्रोडक्ट से, तो वैल्यू आई थी ये वाली, ठीक है। और ट्राइंगल बीपीए में वही एंगल बीपीए 90 डिग्री है, तो साइन थीटा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड तो वो बीपी है जो आपको निकालना है, डी है उसको तो छेड़ो मत, लेकिन ए बी को वेक्टर की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो ए बी डिस्टेंस वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर भी आपको साइन थीटा की वैल्यू मिली, तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेट करो। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस सेम हो गया, साइन थीटा, तो आरएचएस क्या है इसका, दिस मच ऑफ क्वांटिटी बीपी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है, मतलब आरएचएस क्या है, दिस मच ऑफ क्वांटिटी। इसको मैंने उसके बगल में जाके रख दिया, दोनों के आरएचएस को इक्वेट कर दिया। दोनों के आरएचएस को इक्वेट किया तो देखो कुछ ऐसी क्वांटिटी आ गई, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी खत्म, बीपी को आप डी लिख सकते हो। अच्छा वेक्टर ए बी क्या था, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए2 था, इसका पोजीशन वेक्टर ए1 था, a2 माइनस a1, ये क्वांटिटी ऐसे बन गई, वेक्टर बी एज इट इज हो गया। इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हो और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जो पॉइंट गिवन है उनका डिफरेंस कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कराना है डायरेक्शन वेक्टर से डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। डिफरेंस देखें तो वहां पे डिफरेंस क्या था, जो स्क्यू लाइंस थी उसमें डिफरेंस क्या था, a2 माइनस a1 वहां पर भी था, वहां पे डायरेक्शन अलग अलग थी तो हमने b1 क्रॉस b2 किया था। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो हमने केवल बी लिखा है। फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया था, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वो जो डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट था उसका मैग्नीट्यूड किया था, वहां पे मैग्नीट्यूड किया था, यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन है तो उसी का मैग्नीट्यूड कर दिया। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि इन दोनों का वहां पे डॉट प्रोडक्ट था और इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ये ना। अच्छा देखो यहाँ पे एक कमी रह गई, एक कमी रह गई, ये यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लिखा था, ये वेक्टर है भाई, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड लिखा था, नीचे आते आते जब ए बी को और बी को लिखा कॉपी किया, मतलब ए बी को एक्सपेंड किया, बी को एज इट इज लिखा, तो मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्वांटिटी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब ये बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, बुक का आप मैच करना चाहें फॉर्मूला, हाँ कोई कहे कि यार सर बुक से तो मैच करवाओ, देखो भी देखो। अच्छा कोई ये भी कहेगा क्या
कि सर आपने तो लिया है A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर से, और बुक तो ले रहा है B का A2 माइनस A1 से। तो और क्रॉस प्रोडक्ट तो सर कॉम्यूटेटिव ही नहीं होता था भाई, A डॉट B तो B डॉट A होता था, बट क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता था, A क्रॉस B तो माइनस B क्रॉस A होता था, तो ये तो कॉम्यूटेटिव भी नहीं है। तो आप कैसे फिर उल्टा कैसे कर सकते हो, जैसा बुक में वैसा क्यों नहीं है? अरे बुड़बक, क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा कॉम्यूटेटिव करते, दैट इज फाइन, बट इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा। अरे इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा, आप चाहे से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करें या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करें, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इतना है कि ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है। जैसे आप मैग्नीट्यूड लगाओगे तो दिस क्वांटिटी इज एग्जैक्टली द सेम। तो फिर चाहे से आप बी क्रॉस ये करो या ये क्रॉस ये करो, अगर वेक्टर की बात करते तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर होते हैं, बट जैसे ही मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो सेम है। हमारा फॉर्मूला में A2 माइनस A1 पहले आ रहा है और बी वेक्टर बाद में आ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो बी पहले लिख लो। मैंने जानबूझ के पहले ये लिखवाया क्योंकि वही सेम चीज कि आपको याद रहे, जो डिस्टेंस बिटवीन हमने स्क्यू लाइंस लिखा है उसमें भी हमने A2 माइनस A1 पहले लिखा है ना, तो याद रहे आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि याद रहता है कि नहीं रहता है। फिर डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा है, B1 क्रॉस B2। तो देखो डायरेक्शन उसमें भी बाद में लिखी है, पहले जो पॉइंट्स गिवन है वो उनका उनका डिफरेंस किया है हमने। और तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं कि पहले पॉइंट्स का डिफरेंस कर लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट फिर बाद में डायरेक्शन लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट में तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता था, इधर लिखो इधर फिर लिखो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में भी जब अपन मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, A क्रॉस B लिखें या B क्रॉस A लिखें, बट मैग्नीट्यूड लें तब, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि बुक के फॉर्मूला से हमारा फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, वो सेम ही फॉर्मूला है, याद आपको रह जाए इसलिए आप A2 माइनस A1 को पहले लो और फिर बाद में डायरेक्शन करो। और डिफरेंस याद है ना भाई, उसमें स्क्यू लाइंस में क्या होते थे, दो डायरेक्शन होती थी तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता था, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो जाता था, लेकिन उसमें क्या है एक ही डायरेक्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लगाएंगे। ठीक है चलो, अच्छा जी, अच्छा जी। और तो ये हो गया आपके फॉर्मूले का, इसका कंफ्यूजन भी दूर हो गया। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि सर आपने हमको ये तो बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन सिखा दिया आपने हमको, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी दिखा दिया। पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, जो सेम प्लेन पर होंगी, हमेशा पैरेलल लाइंस कोप्लेनर होंगी, याद रखना है ना, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी सिखा दिया, तभी तो उनका डायरेक्शन एक ही लिख रहे हैं, हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं डायरेक्शन वेक्टर जो है। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला भी आता है, इसका फॉर्मूला भी आता है। अगर वो कहेगा कि इन दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालो, उसका फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर वो कहेगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालो, इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। बट पता कैसे चलेगा अगर वो कहे ही ना कि स्क्यू है कि पैरेलल? वो कहे ही ना कि स्क्यू है कि पैरेलल, तो कैसे पता लगाएंगे, मतलब लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्क्यू है कि पैरेलल? ये कैसे करेंगे? तो ये कैसे करेंगे भाई हम, ये हम ऐसे करेंगे, ये हम ऐसे करेंगे कि हम लाइंस की डेफिनेशन देखेंगे। देखो, जब स्क्यू लाइंस का केस था तो हमने दो लाइंस कुछ ऐसे लिखी थी, वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1, और दूसरी लाइन लिखी थी वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। ये तो था स्क्यू लाइंस का केस। तो क्या समझे? और चलो पैरेलल लाइंस का भी बना देते हैं एक बार केस। पैरेलल लाइंस में सर कैसे लिखते हैं अपन इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर B1, नहीं सिंपली वेक्टर B, और वेक्टर R इक्वल टू दूसरी इक्वेशन लिखते हैं वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स इधर भी वेक्टर B। तो क्या समझे, ये केस है आपका पैरेलल का। तो क्या समझ में आया, स्क्यू लाइंस में ये डायरेक्शन वेक्टर अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, और पैरेलल लाइंस में ये वेक्टर सेम दिखाई देगा, और सेम ना भी दिखाई दे तो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल दिखाई देगा। प्रोपोर्शनल समझते हो ना, मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और इसके जो डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो हमने माने थे A1 B1 C1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 जो दूसरे इक्वेशन में आपको दिखाई देंगे, वो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। वो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं दोनों को सेम वेक्टर मान सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, तो मैं मान लूंगा स्क्यू लाइन से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने लिखा वेक्टर R इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये तो वेक्टर ए हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप।
ये तो पहली इक्वेशन है, पहली लाइन की इक्वेशन है। दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखता हूं मैं, इधर तो कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे भी पॉइंट है वो, 3j कैप माइनस 7k कैप। अब डायरेक्शन के लिए अगला क्या लिख रहा हूँ उसका फर्क पड़ेगा, चलो म्यू भी लगा देंगे अपन। अब मैं इधर क्या लिखता हूं, अगर मैंने इधर एक ऐसा वेक्टर लिखा है जो इसका प्रोपोर्शनल है, जैसे कि 2 का दुगना कर दूं 4i कैप, 7 का दुगना कर दूं 14j कैप, और -1 का दुगना कर दूं -2k कैप, तो आप देख सकते हो 2/4, 7/14 एंड -1/-2, दीज आर इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए। तो मैं मानूंगा ही नहीं कि ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। क्यों? आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, म्यू, म्यू में से 2 कॉमन लो, इस म्यू के आगे 2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2i कैप प्लस 14j कैप -2k कैप, और म्यू इंटू 2 को आप अगेन म्यू नहीं लिख सकते, या कोई तीसरा स्केलर नहीं लिख सकते क्या, स्केलर ही तो लिखना है भाई, म्यू भी तो एक स्केलर ही था, इसके साथ इंटू 2 होके अगेन एक स्केलर, तो फिर जो अंदर वेक्टर बचा वो सेम वैसा हो गया ना। मैं कह दूंगा ना सर वेक्टर भी है सेम ही है, तो ये पैरेलल लाइन से सेम ही वेक्टर है, पैरेलल लाइन से। इन शॉर्ट आप क्या देखेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है क्या। एंड इन केस ये प्रोपोर्शनल ना हुए, मतलब इनमें से कुछ भी कॉमन लेके ऊपर वाला वेक्टर नहीं बनाया जा सकता, या ऊपर में से कॉमन लेके नीचे वाला वेक्टर नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि तो बस थोड़ा सा चेंज कर दो, एक छोटा सा चेंज कर दो, लेटर से इधर मैंने प्लस लगा दिया, इधर मैंने प्लस लगा दिया, अब आप 2/4 करोगे 1/2 आएगा, 7/14 करोगे 1/2 आएगा, लेकिन -1/2 करोगे तो -1/2 आएगा। आप इसमें से 2 कॉमन भी ले लोगे तो भी 2i कैप प्लस 7j कैप और -k कैप बनेगा, अभी भी ये वेक्टर इस वेक्टर से अलग दिखाई देगा। तो अब मैं क्या कहूंगा कि सब, अब ये स्क्यू लाइंस बन गई, अब ये स्क्यू लाइंस बन गई, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर एक अलग वेक्टर है, तो उसको b1 कहेंगे, इसको b2 कहेंगे, और जब अलग अलग कह देते हैं तो स्क्यू लाइंस है। तो केवल और केवल इसको पहचान के हम पता लगाएंगे कि स्क्यू लाइंस हैं, और स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाना है, या फिर पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाना है। और बात रही इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अपन दिमाग ही नहीं लगाएंगे, अपन सोचेंगे ही नहीं, अपन अपन जहन में लाएंगे भी नहीं कि ये क्या, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्या। अपन तो उसको मानेंगे कि या तो स्क्यू होंगी या पैरेलल होंगी, वो उन दोनों में से एक फॉर्मूला लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर आंसर 0 यूनिट आ जाता है इन केस, तो अपन इस नतीजे में पहुंच जाएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग थी। मतलब अपन शुरू से कभी भी नहीं अज्यूम करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है अपन तो स्क्यू या पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आंसर 0 यूनिट आ जाता है तो फिर अपन कह देंगे कि नहीं नहीं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग थी। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब प्लेन का है। तो एक्सरसाइज नंबर 11.2 से पहले का सारा काम हम कर चुके हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग तो 3 ही टॉपिक्स थे। ब्रॉडली स्पीकिंग कितने टॉपिक्स थे? 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। आज जो हमने कवर किए वो 3 टॉपिक थे। वैसे तो 2 टॉपिक और आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ, मतलब 5 टॉपिक हो गए कुल मिला के, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन ए पॉइंट, मतलब एक तो पॉइंट है और एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन है ना, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर कह दो, एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। पहला टॉपिक ये था। दूसरा टॉपिक ये इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो ये तो हमने कल के इंट्रोडक्शन में कवर किया था। आज के इंट्रोडक्शन में अपने 3 टॉपिक कौन से किया? एंगल बिटवीन टू लाइंस किया पहला, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, एंड लास्ट अभी जो खत्म किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इन 5 टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, इसको घोल के पी जाएं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को, इसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट भी याद रखें। जैसे कि एंगल बिटवीन टू लाइन से तो फिर परपेंडिकुलर पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी साथ में चलेगा, कि अगर 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, नहीं तो वो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन रेशियोज अगर पैरेलल है तो। ये इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके हम चलते हैं, ठीक है। और ये 5 कॉन्सेप्ट कुल मिला के अच्छे से फॉर्मूला वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, तो उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कल की क्लास में कि एक्सरसाइज 11.2 इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। थर्ड एक्सरसाइज में फिर भी थोड़ा बहुत दम है, इसमें तो बिल्कुल दम नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, ये 5 कॉन्सेप्ट्स और उसके फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं मुझे बात, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से दोनों दिन के वीडियोस रिवाइज करें, कल के और आज के, which will cover the total introductory part of exercise 11.2. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.